नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच चल रही रस्साकसी के बीच अब केंद्रीय कानून मंत्री ने एक चिट्ठी लिखकर फिर से माहौल गर्म कर दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि जजों को चुने जाने की प्रक्रिया में सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति भी होना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा है कि पत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए मूल्यांकन समिति यानी इवैल्यूएशन कमेटी में एक सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति भी शामिल होना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि पत्र को लेकर अभी कॉलेजियम द्वारा चर्चा की जानी है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने CJI चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में केंद्र सरकार और हाई कोर्ट की कॉलेजियम में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बता दें, कानून मंत्री के द्वारा यह पत्र तब आया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की याचिका पर सुनवाई की गई थी, जिस याचिका में कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के द्वारा देरी के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई। बता दें, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज कई बार कह चुके हैं कि कॉलेजियम के द्वारा भेजे गए नामों को सरकार दबा के बैठ जाती है और ऐसा करना अस्वीकार्य है। भारत में असमानता का हाल क्या है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की आज सोमवार 16 जनवरी को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से पहले आई। इस फोरम में तमाम देश विश्व के आर्थिक हालात पर बात करते हैं और ये भी सोचते हैं कि लोगों का जीवन स्तर कैसे उठाया जाए। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट से पता चलता है कि तमाम देश नीतियां अमीर लोगों के अनुकूल ही बना रहे हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर सिर्फ 5% टैक्स लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 1 अरबपति गौतम अडानी पर 2017 से 2021 में उनको मिले लाभ पर अगर सिर्फ एक बार टैक्स लगाया जाए तो उससे 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। उस पैसे से साल भर के लिए 50 लाख स्कूली बच्चों के टीचरों को रोजगार दिया जा सकता है। PTI की खबर के मुताबिक सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार का टैक्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के अनुमानित बजट से 1.5 गुना अधिक है। PTI के मुताबिक ऑक्सफैम ने कहा कि 2020 में जब से महामारी शुरू हुई नवंबर 2022 तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में वास्तविक रूप से 121% या 3,608 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई। यानी 2020 से नवंबर 2022 तक भारतीय अरबपतियों ने हर दिन 3,608 करोड़ रुपए कमाए। दूसरी तरफ सरकार को GST से जो 14.83 लाख करोड़ रुपए आए, इसमें से 64% आबादी के 50% लोगों से आया। यानी सरकार की GST की आमदनी में 64% हिस्सा इस देश की आधी आबादी का है। GST की ये रिपोर्ट 2021-22 की है। सिर्फ 10% टॉप लोगों से 3% GST आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करेंगे। पार्टी के कार्यक्रम में बदलाव से पहले मंगलवार को रोड शो की योजना बनाई गई। रोड शो की वजह से कई मार्ग बंद कर दिए गए हैं और रूट डाइवर्ट किया गया है। यातायात पुलिस ने लोगों से इस दौरान नई दिल्ली के आसपास आने से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की। यातायात पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रोड शो दोपहर 3 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से परेशान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में एक छोटी दूरी का मजाकिया रोड शो करने के लिए बीजेपी को मजबूर किया। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। बता दें, इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा के दक्षिण भारत से गुजरने के बाद पीएम मोदी वहां
कुछ राज्यों में जनसभाएं करने पहुंचे थे, तब भी कांग्रेस ने यही आरोप लगाया था कि ये पीएम मोदी यात्रा से परेशान है। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज सोमवार 16 जनवरी को शाम 5 बजे शुरू होगी। इस बैठक में 9 राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव की रणनीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी के साथ 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 37 क्षेत्रीय प्रमुख होंगे। बता दें, पार्टी के लिए 9 राज्यों के चुनाव अहम हैं, जिसमें कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में आता है, तो पार्टी किसी भी हालत में यहां अगले चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाई है। हालांकि पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा कर्नाटक के दौरे कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में कर्नाटक को लेकर काफी पसोपेश बना हुआ है। कार्यकारिणी बैठक में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कुछ चुनावी राज्यों में संगठनात्मक मामलों की जांच पर भी चर्चा होगी। चुनाव से पहले कर्नाटक में नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सोमवार 16 जनवरी को राज्य के महत्वपूर्ण चुनावी दौरे पर हैं। पीएम मोदी 12 जनवरी को होकर गए हैं और 19 जनवरी को फिर से आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे आए दिन हो रहे हैं। बता दें, कर्नाटक में चुनाव की प्रक्रिया मार्च में शुरू हो जाएगी। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की तैयारी काफी पहले से चल रही है। पार्टी की ओर से दूसरे बड़े वादे की घोषणा करने के लिए प्रियंका गांधी सोमवार 16 जनवरी को वहां पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने इसी तरह की तैयारी हिमाचल में भी की थी। हिमाचल में भी सारा चुनाव प्रचार प्रियंका ने बिना शोर शराबा किए संभाला था। प्रियंका ने फिलहाल महिलाओं पर फोकस किया है। वो कांग्रेस की ओर से महिलाओं के लिए बड़ी चुनावी घोषणा करेंगी। चुनाव जीतने पर उसे पूरा करने की गारंटी वो खुद लेंगी। ठीक इसी तरह का वादा हिमाचल में पुरानी पेंशन को लेकर किया गया था, उसकी भी गारंटी प्रियंका ने खुद ली। कर्नाटक कांग्रेस ने सोमवार को महिलाओं का सम्मेलन बुलाया था। इसी सम्मेलन में महिला केंद्रित वादे की घोषणा की जाएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और 30 जनवरी को वो यात्रा पूरी हो जाएगी। उसके तुरंत बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत रैलियां होंगी, लेकिन महिला सम्मेलन सारे कार्यक्रमों से अलग है। दिल्ली सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच जारी सियासी तनाव के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मार्च एलजी के आवास तक रखा गया। बता दें, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का आरोप है कि सरकार शिक्षकों और स्कूल के प्रिंसिपल्स को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेज रही थी, लेकिन बीते दिनों एलजी वीके सक्सेना ने इस प्रस्तावित दौरे पर रोक लगा दी। इस मुद्दे पर शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंचे और अपने साथ की किताब ले गए। उन्होंने कहा कि हम एलजी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बाद तेलुगु फिल्म आरआरआर को अब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ ही फिल्म के नाटू नाटू गाने ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। आरआरआर फिल्म के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई कि फिल्म के नाटू नाटू गाने को भी अवार्ड मिला है। साथ ही फिल्म के नाटू नाटू गाने ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।